गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन स्टडी में मैं रामपाल भारतीय एक बार पुनः कक्षा 10 CBSE के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद यही है कि आपकी ऑनलाइन स्टडी बहुत अच्छी चल रही है और आपके रिस्पॉन्स को देखते हुए अर्थात लगातार आप डाउट्स डाल रहे हैं और प्रश्नोत्तर टेस्ट की मांग कर रहे हैं। ये सब बातें बताती हैं कि आप पढ़ाई के प्रति गंभीर हैं। देखिए, विपत्तियां व्यक्ति के जीवन में कितने भी आएं, विपत्तियों के आगे जो व्यक्ति हथियार नहीं डालते हैं वे व्यक्ति सफलता के शिखर को छूते हैं। मुंशी प्रेमचंद का एक सुविचार है कि विपत्ति से अधिक सिखाने वाला विश्वविद्यालय आज तक नहीं खुला है। जो व्यक्ति विपत्तियों में सीखता नहीं है वह व्यक्ति कभी सफलता के चरम शिखर तक नहीं पहुंच सकता। तो जीवन में चाहे कितनी भी रुकावटें आए, बाधाएं आए, हमें अनवरत चलते रहना है। चरेवेती चलना ही जीवन है, चलना ही जीवन है। इसी कड़ी में आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं यशपाल का एक व्यंग्य जिसका शीर्षक है लखनवी अंदाज। थोड़ी चर्चा यहाँ यशपाल की कर लें। यशपाल का जन्म सन 1903 को पंजाब की फिरोजपुर छावनी में हुआ और प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई। यशपाल देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे हुए हैं, अर्थात भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के मित्र थे। क्रांतिकारी गतिविधियों में वे सलाह मशविरा उन्हें देते थे। एक लेखक थे और लेखक के तरीके से उनकी जो योजनाएं, रणनीति बनाने में अपना अहम योगदान देते थे। तो कह सकते हैं कि यशपाल एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाने जाते हैं और वर्तमान समय में हम इन्हें पढ़ रहे हैं एक लेखक के रूप में। यशपाल की रचनाओं में आपको मिलेगा आम आदमी से जुड़े मानवीय सरोकार। यशपाल की रचनाओं में आपको मिलेगा यथार्थवाद, वास्तविकता, आदर्श और उनकी प्रमुख रचनाएं आई ज्ञानदान, तरक का तूफान, फूलों का कुर्ता, वादुलिया। अलावा इसके कुछ उपन्यास आए जिनमें सर्वाधिक चर्चित उपन्यास रहा जो देश भर में सराहा गया और भारत पाकिस्तान विभाजन पर इनका सबसे चर्चित उपन्यास रहा झूठा सच। और भारत पाकिस्तान विभाजन पर आपको बता दें कि कमलेश्वर ने भी उपन्यास लिखा था एक कितने पाकिस्तान, और ये दोनों ही उपन्यास काफी चर्चित रहे थे। अब बात करते हैं उनके उपन्यासों की। अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, तेरी मेरी उसकी बात, ये उनके कुछ ऐसे उपन्यास हैं जिन्होंने उपन्यास जगत में काफी प्रसिद्धि पाई। अब यशपाल को जो विशेष बनाती है वो है उनकी भाषा की स्वाभाविकता, नेचुरल भाषा, अर्थात वे भाषा में पांडित्यपन नहीं लाते हैं, ज्यादा विद्वत्ता नहीं दिखाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी रोचक विशेषता है। बात करेंगे लखनवी अंदाज क्या है। लखनवी अंदाज एक व्यंग्य है। इसको दो तरीके से अपन पढ़ सकते हैं, एक तो व्यंग्य के रूप में, एक इसको स्वतंत्र रचना के रूप में। अब प्रश्न यह है कि यह व्यंग्य क्या साबित करने के लिए लिखा गया है। लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा गया है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। कथ्य का मतलब कहानी के लिए अपने पास कुछ न कुछ घटनाक्रम तो चाहिए कि पात्र क्या कार्य करेगा, पात्र किससे बात करेगा, उसकी जीवन शैली कैसी होगी, उसके आदर्श कैसे होंगे, वो कहानी का नायक रहेगा या प्रतिनायक रहेगा, उसकी क्या भूमिका रहेगी, ये पूरा घटनाक्रम कथ्य कहलाता है। और ये जाहिर सी बात है कि बिना कथ्य की कहानी नहीं बन सकती। तो यहां पर ये बात साबित। अच्छा, ये व्यंग्य लिखा क्यों? सबसे पहली बात देखिए, एक हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन आया। ये क्या था? नई कहानी का युग आया। नई कहानी का ये युग ऐसा था कि जब लेखक कहानियां लिख रहे थे उसमें कोई कथ्य नहीं होता था, पात्र नहीं होते थे, चरित्र चित्रण नहीं होता था, कथानक नहीं होता था, और ये कहानी के एक मुख्य स्तंभ माने जाते हैं
आपको कोई कहे कि कहानी के क्या क्या स्तंभ है, तो आप कहेंगे कि उसका कथ्य होना चाहिए, उसका कथानक होना चाहिए, पात्रों का चरित्र चित्रण होना चाहिए, कथानक को आगे कैसे बढ़ाया जाए ये कला उसमें होनी चाहिए। ये तमाम बातें नई कहानी में नहीं थी, और ये नई कहानी कुछ ही लोगों की समझ में आती थी या नहीं भी आती थी। तो नई कहानी पर एक आंदोलन चल रहा था कि क्या नई कहानी को साहित्य की विधा बनी रहने दिया जाए या नई कहानी को साहित्य की विधा से हटाया जाए। तो लेखक ने नई कहानी पर व्यंग किया है कि जो समझ में, जिसमें पात्र नहीं है, जिसमें कथानक ही नहीं है, कथ्य ही नहीं है, वो क्या कहानी हो सकती है। इस पर एक व्यंग है यशपाल जी का। अब इसको एक स्वतंत्र रचना के रूप में भी अपन पढ़ सकते हैं। कैसे कि लेखक ने यहां व्यंग किया है नंबर 1 पतनशील सामंती संस्कृति पर, नंबर 2 बनावटी जीवन शैली पर, और नंबर 3 परजीवी संस्कृति पर। इन पर लेखक का व्यंग उभरकर सामने आया है। अब मैं इन्हें समझाऊं कि पतनशील सामंती संस्कृति का क्या अर्थ है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, पहले के युग में कोई राजा रहा, नवाब रहा, और आज जब भारत का संविधान ये कहता है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं है, सभी के लिए समान नागरिक संहिता है, और ऐसे में कोई व्यक्ति ये आज भी माने कि हमारे दादा परदादा राजा रहे हुए हैं, नवाब रहे हुए हैं, हमारा राजघराना ऐसा था और हम इस प्रकार खाते हैं, इस प्रकार रहते हैं, हमारी जीवन शैली ऐसी है, और कहीं न कहीं ऐसे लोग सभ्य समाज के समक्ष उपहास का पात्र बनते हैं, हंसी का पात्र बनते हैं। तो ऐसे लोगों पर जिनका पतन हो चुका है, सामंत यानी राजा महाराजा, बावजूद इसके वो दिखाना चाहते हैं कि हमारी जीवन शैली आज भी वैसी है। एक तो उस पर व्यंग है। दूसरा है बनावटी जीवन शैली पर। आज बहुत लोग बनावटी जीवन शैली के आदी हो गए। बनावटी जीवन शैली के आदी हो गए, इसका मतलब देख रहे हैं कि आप नतीजा क्या है। लोग घरों में कैद हैं, कहते हैं कि वायरस भी आर्टिफिशियल है, बनाया हुआ, ये भी नेचुरल नहीं है। और दूसरी चीज ये हम कह सकते हैं कि खाना खाते वक्त बनावटी जीवन शैली, बात करते वक्त बनावटी जीवन शैली, सोते वक्त बनावटी जीवन शैली, पढ़ाते वक्त बनावटी जीवन शैली, पढ़ते वक्त बनावटी जीवन शैली, किसी भी कार्य में हम बनावटीपन दिखा रहे हैं, व्यावहारिकता बची नहीं। तो एक इस चीज पर लेखक का व्यंग है। तीसरा परजीवी संस्कृति पर यानी दूसरा जीव, यानी दूसरों के ऊपर आश्रित होकर जीवन जीना परजीवी संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो लेखक ने इन सभी पर व्यंग किया है। देखिए, लखनवी अंदाज में मैं आपको पहले 2-4 मिनट पूरे व्यंग पर प्रकाश डालता हूं, बाद में हम बुक की चर्चा करेंगे, बताऊंगा कि बुक में कहां कहां क्या क्या कैसे कैसे क्यों क्यों लिखा है, तमाम प्रश्न। ये बात क्यों लिखी है, किस संदर्भ में लिखी है, किस हेतु लिखी है, इसका यहाँ क्या अर्थ निकल रहा है, और क्या इस बात को लिखे बिना काम चल जाता, और क्या इस बात के लिखने से ये बात स्पष्ट हुई है। तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले लखनवी अंदाज पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। देखिए, लेखक नई कहानी आंदोलन से के ऊपर प्रकाश डालना चाहता है, और लेखक को किसी स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेन के द्वारा सफर करना था। लेखक ने सोचा कि 3rd क्लास डिब्बे या जनरल डिब्बे में भीड़ ज़्यादा होती है, तो मैं ये देखता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैं 2nd क्लास का टिकट ले लूँ। तो लेखक 2nd क्लास का टिकट लेकर ट्रेन में ये सोचकर अंदर जाते हैं कि वहाँ कोई भी मुझे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 2nd क्लास में सफ़र करने के पैसे अधिक लगते हैं, और ये जो 2nd क्लास का सफ़र है वो ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जो मिडिल क्लास से ऊपर होते हैं। ये बात सोचकर अब अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। लेखक ने जैसा सोचा था वैसा निकला नहीं, उसके अंदर कोई न कोई व्यक्ति था। वहां देखा तो लखनऊ के नवाबी नस्ल के व्यक्ति आलती पालती मारे सीट पर बैठे हैं। जैसे लेखक डिब्बे में प्रविष्ट होते हैं, जो सज्जन वहां लखनऊ के नवाबी नस्ल के बैठे हैं,
उन्हें असंतोष होता है कि ये व्यक्ति इस डिब्बे में कैसे आ गया, और वे अप्रसन्न होते हैं, नाराजगी जताते हैं, लेखक की तरफ देखते नहीं है। अब लेखक ये सोचने लग जाता है कि मेरे आने से नवाब साहब को असुविधा क्यों हुई, इसके ऊपर वो सोचने लग जाते हैं। उसके बाद लेखक देखता है कि नवाब साहब ने कुछ खीरे यहाँ रखे हुए हैं, सीट पर पानी रखा हुआ है, चाकू रखा हुआ है, नमक मिर्च आदि रखे हुए हैं, मतलब खीरा खाने के लिए वे बैठे थे। लेखक अब अनुमान लगाता है। साहित्यकारों का क्या काम होता है? अनुमान लगाना, कल्पना करते रहना, कल्पना में जीवन खोना। लेखक अनुमान लगाते हैं कि असुविधा क्यों हुई होगी। असुविधा के अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि एकांत में खीरे खाने के लिए इन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया हो और अब किसी सफ़ेद पोश सज्जन के सामने खीरे खाएं तो प्रसिद्धि पर आंच आ रही हो, इसलिए अब खीरे कैसे खाए जाएं, इस कारण असुविधा हुई होगी। लेकिन लेखक का अनुमान सही निकलता है। खीरे खरीदे थे, खाने के लिए खरीदे थे। जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता है वो खीरों को धोते हैं, काटते हैं, नमक मिर्च जीरा धनिया सब मिलाते हैं और उसके बाद में लेखक से कहते हैं कि कृपया आप खाएं, मैं आपको खिलाना चाहता हूं। लेखक ने आत्म सम्मान निभाना उचित समझा कि जिस व्यक्ति को मेरे आने से असुविधा हुई हो वो व्यक्ति मुझे कितना सम्मान देता हो, ये सोचकर उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। एक वक्त ऐसा आता है कि नवाब साहब के मान सम्मान पर यह बात आ पड़ती है कि मैं अब अगर ये खीरे नहीं खाऊंगा तो लेखक ये सोचेगा कि कितने खीरों को बर्बाद कर दिया अपनी नवाबी दिखाने के चक्कर में, और अगर खा लेता हूं तो नवाबी गई, अब किया क्या जाए। इसलिए बीच का रास्ता नवाब साहब अपनाते हैं। क्या करते हैं कि नमक मिर्च जीरा मिलाते हैं खिड़की और हर एक फांक को नाक के पास ले जाकर सूंघते हैं, रसास्वादन करते हैं, अर्थात आनंद की अनुभूति हो रही, और जैसे सूंघते हैं खिड़की के बाहर छोड़ देते हैं, सूंघते हैं छोड़ देते हैं, सूंघते हैं छोड़ देते हैं। लेखक देखता रह गया कि पेट की भूख को शांत करने का क्या यह भी तरीका हो सकता है। लेखक को आश्चर्य तो तब हुआ जब नवाब साहब को डकार आती है और नवाब साहब लेखक को कहते हैं कि देखा आपने, खीरा लजीज होता है, स्वाद होता है, मगर मैदे पर बोझ डाल देता है, डाइजेशन पर वजन डाल देता है, पाचन शक्ति पर वजन डाल देता है। लेखक कहता कि ज्ञान चक्षु खुल गई। कैसे? ज्ञान चक्षु का मतलब है ज्ञान रूपी आंखें। कैसे खुल गई? अगर बिना खाएं पेट की भूख शांत हो सकती है और डकार भी आ सकती है सूंघने मात्र से, तो बिना कथे, बिना घटना, बिना पात्र के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। जिस उद्देश्य के साथ लेखक ट्रेन में बैठा था नई कहानी के विषय में सोचने के लिए, लेखक का उद्देश्य पूरा हो गया। तो इसको एक स्वतंत्र रचना के रूप में भी हम पढ़ सकते हैं, इसको पतनशील सामंती संस्कृति के रूप में भी हम पढ़ सकते हैं कि लोग बनावटी जीवन शैली जीने के आदी हो गए हैं, जो कि सरासर गलत है। इसलिए ऐसे लोगों पर लेखक ने व्यंग किया है। चलो अब बुक खोलेंगे, स्टेप वाइज में बता रहा हूं कि बुक में आपको क्या क्या लिखा हुआ मिलेगा। बुक में पाठ की शुरुआत आपको मिलेगी इस पैराग्राफ के साथ कि मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावले में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, दूर जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के विषय में सोच सकने और प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ले लिया। ले लिया। टिकट शब्द पुल्लिंग का होता है, स्त्रीलिंग नहीं होती है। आमतौर पर अपन बोलते हैं कि टिकट मिल गई या टिकट खो गई, जबकि होता ऐसा नहीं है। टिकटे ले लिया, ये पुल्लिंग है। जुखाम लग गई, नहीं जुखाम लग गया, पुल्लिंग है। बुखार हो गई, नहीं बुखार हो गया, पुल्लिंग है। चश्मा टूट गई, नहीं चश्मा टूटे गया, चश्मा मिल गया। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो जनरली अपन स्त्रीलिंग में बोलते हैं, मगर
वास्तव में ये शब्द क्या है? पुल्लिंग है। तो यहां से प्रश्न, पहले ही पैराग्राफ से प्रश्न आपके समक्ष ये है कि लेखक ने टिकट सेकंड क्लास का क्यों लिया? लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया क्योंकि लेखक को कहीं दूर तो जाना नहीं था और लेखक को नई कहानी के विषय में सूझ करनी थी, इस नई कहानी के विषय में चिंतन करना था, सोचना था, मनन करना था और साथ ही प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेना था। इस कारण लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी, अर्थात टिकट लेते हैं तो बैठने की जल्दबाजी होती है, कहीं गाड़ी निकल नहीं जाए। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए, लेकिन अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो चुका है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप किताब में पढ़ते रहे कि अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। अनुमान के अनुकूल का मतलब क्या होता? डिब्बा निर्जन है। अनुमान का प्रतिकूल मतलब जैसा अनुमान लगाना वैसा नहीं होना। अनुमान क्या था? निर्जन मिलेगा, जबकि मिला क्या? अनुमान के प्रतिकूल, डिब्बा निर्जन नहीं था। और एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने और खीरे तोले पर रखे थे। डिब्बे में हमारे अचानक कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का संतोष हमें दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है ये भी नई कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं होता है। लेखक घुस जाते हैं। नवाब साहब को जैसे लेखक प्रविष्ट होते हैं, इंटर होते हैं डिब्बे के अंदर, उनको असुविधा होती है। ये साफ साफ चेहरे पर उनकी झलक आती है। लेखक उनकी असुविधा का अनुमान करने लग जाते हैं। प्रश्न बन सकता है कि जैसे ही लेखक नवाब साहब डिब्बे के अंदर प्रविष्ट होते हैं, नवाब साहब को असुविधा होती है, लेखक इसका क्या अनुमान लगाता है? लेखक नवाब साहब की असुविधा का अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि नवाब साहब भी नई कहानी के विषय में सूझ या चिंतन के लिए बैठे हों, या हो सकता है कि खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने का संकोच हो। अपदार्थ वस्तु का मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन में लोग खाना खा रहे हैं, कोई मटर पनीर की सब्जी के साथ, कोई पराठे के साथ, कोई आलू के छोले भटूरे के साथ, कोई किसी के साथ, यानी सब बढ़िया बढ़िया व्यंजन खा रहे हैं। और ऐसे में कोई आप जैसा, मेरा जैसा राजस्थान का शेखावाटी का 2 प्याज लेकर, 2 रोटी लेकर और वहाँ खोल कर खाने का प्रयास करे तो क्या वो खा पाएगा? वो भूखा मर जाएगा, लेकिन उन लोगों के सामने खा नहीं पाएगा। इसलिए और कोई देखने वाला सोचेगा कि इतनी विलासी लोगों के बीच में इसके पास खाना होते हुए नहीं खा रहा है, क्योंकि इसका खाना इन लोगों की तुलना में ज़्यादा स्तरीय नहीं है, ये सोचकर। तो हो सकता है कि नवाब, अब प्याज है, अपदार्थ वस्तु की तरह कोई खास वस्तु नहीं है, तो यहाँ खीरा है, समझ गए आप? खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु होता है जिसका कोई ज़्यादा उचित मूल्य नहीं हो ज़्यादा, और जो आम लोग खाते हैं वो चीज़ है। तो खीरा खाने की इच्छा प्रबल हो गई हो, खीरे खरीद लिए हों, अब मेरे सामने खीरा कैसे खाएं, ये संकोच हो रहा हो। उसके बाद लेखक कहता है कि ठाले बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। ये सभी साहित्यकारों की आदत होती है, कल्पना में वे अपना जीवन जीते हैं। तो लेखक को अब मौका मिल गया कल्पना करने का कि नवाब साहब को असुविधा क्यों हुई, इस पर चिंतन करने लगे। नवाब साहब ने बिल्कुल, अब लेखक का अगला प्रश्न आपके लिए कि लेखक ने क्या क्या अनुमान या क्या क्या कल्पनाएं की। पहली कल्पना, नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा हो। नंबर 1 कि हो सकता है कि मैं अकेला यात्रा करूं इसलिए सेकंड क्लास का टिकट खरीदा हो। नंबर 2 कि शहर का कोई सफेद पोश व्यक्ति उसके साथ सफर कैसे करे, फिर तो ये बराबरी का मैटर हो गया। मैं नवाब कहाँ बचा, मैं नवाब कहाँ बचा, मेरे साथ तो सामान्य लोग भी सफर करने लगे, इसलिए सेकंड क्लास का टिकट खरीदा हो। नंबर 3, अब सफेद पोश किसी व्यक्ति के सामने, शहर के सामान्य व्यक्ति के सामने, मिडिल कास्ट व्यक्ति के सामने खीरे कैसे खाए जाएं, इसलिए उन्हें असुविधा हुई हो। हम कनखियों से लगातार नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों से देखना, बगल चुराकर देखना, आंखें चुराकर देखना, और खिड़की से बाहर गौर कर रहे थे। नवाब साहब ने अचानक संबोधन किया। गाड़ी चल चुकी है, 15-20 मिनट हो गए चले हुए, दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। अचानक नवाब साहब, पता नहीं उनकी क्या इच्छा होती है कि अब जान पहचान बढ़ाते हैं। आदाब अर्ज, अर्थात नमस्कार करते हैं। जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे कि क्या आप खीरा खाने में रुचि रखते हैं, क्या आप खीरा खाना पसंद करेंगे? नवाब साहब का अचानक भाव परिवर्तन लेकर कह रहा है, अच्छा नहीं लगा।
आप सलामत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों के हरकत में लठे देना चाहते हैं, तो जवाब दिया शुक्रिया कि बिला शोक फरमाए, कृपया आप ही शोक फरमाए। लेखक क्या कह रहे हैं? लेखक कहना चाहता है कि 15-20 मिनट के बाद नवाब साहब हाय हेलो करते हैं, आदाब अर्ज करते हैं और ये पूछते हैं कि क्या आप खीरा खाएंगे। तो लेखक कहता है कि हमारा भी कोई ना कोई मान सम्मान है, आत्मसम्मान है हमारा भी। हमें मामूली लोग समझते हैं आप कि खीरा पकड़ाऊंगा तो खा लेगा और भूखा होगा या फिर सामान्य परिवार से होगा, गरीब परिवार से होगा, तो हमारे भी कोई ना कोई सम्मान है। इस कारण मैंने भी ये कहा कि बिला शौक फरमाए, कृपया आप ही खाए। अब नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर किया। नवाब साहब ने सोचा कि ये कहानी तो उलझ गई। अगर ये भी कह देता कि चलो खीरा खा लेते हैं, आप खिला रहे हो तो अभी मैं थोड़ा बहुत खा लेता, लेकिन ये खा नहीं रहा है। अब सामान्य दर्जे का व्यक्ति खा नहीं रहा, मैं नवाब ठहरा, अगर काजू किशमिश बादाम खाता तो हो सकता है कि खा लेता, मगर खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु को सामान्य व्यक्ति के सामने खाया कैसे जाए? सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न है किसके सामने? नवाब साहब के सामने। स्थिति पर फिर से गौर किया, दिमाग की सब ग्रंथियों को फिर से खोला, सोचा, चिंतन किया, मनन किया, खीरे तो क्या करें। उसके बाद दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, दृढ़ निश्चय। अब देखो जो कुछ करना है, तौलिए को झटकाया, रखा और क्या किया? सीट के नीचे से लोटा उठाया, पानी लिया, खीरों को खिड़की से बाहर धोया, तौलिए से पोंछा, जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उनका जाग निकाला। ये तमाम प्रतिक्रियाएं की किसने? नवाब साहब ने। क्या दिखाने के लिए? कि समय व्यतीत हो जाए, या मैं खाना चाहता हूं ये दिखाने के लिए, या जब मैं इनको काट लूंगा तो हो सकता है बाद में लेखक है हाँ भर दे तो फिर खा लेंगे, इसलिए इस क्रिया से गुजरे। पानी उठाया, खीरों को काटा, धोया, जाग निकाला, ये तमाम कार्य किए। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए, अच्छी तरीके से सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया हाजिर कर देते हैं अपने आप। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी और उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा से ऐसा लग रहा था कि अब नवाब साहब के खीरे खाने की प्रबल इच्छा हो चुकी है, क्योंकि लेखक लगातार देख रहा है। लेखक देख रहा है कि पानी मुंह में आ गया है और पानी की एक घूंट नीचे गले की खिसक गई है, अर्थात अंदर चली गई है। इतना सूक्ष्म तरीके से लेखक देख रहा है। हम कनखियों से देख रहे थे, बगल चुराकर देख रहे थे। मियाँ रईस बनते हैं लेकिन अपनी औकात पर उतर आए हैं। लोगों के नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला सो कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है कि भगवान के लिए आप थोड़ा ले तो सही। लखनऊ का बालम प्रजाति का खीरा है, बहुत बढ़िया खीरा है। लेखक बता रहा है कि नमक, मिर्च, जीरा सब कुछ मिला दिया गया था। इच्छा तो मेरी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मगर इनकार कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी के घर पर जाएं और जिसके घर पर जा रहे हैं वो उस वक्त खाना खा रहा है और आपको जाकर ये कहे कि चलो खाना खा लो, आ जाओ आप भी, और आप ये कहें कि नहीं मैं तो खा कर आया हूँ, चाहे आप भूखे आए हो घर से, खा कर आए हो, आप खा लो। और उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति जाए मेरे जैसा और ये कहे कि आ जाओ खाना खा लो आप, और वो कहे हाँ खाना खा लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, लाओ। अब जो पहले वाला व्यक्ति वही सोचे यार मैं मना कर चुका, मना नहीं करता तो मैं भी खा लेता। ठीक है, ऐसा लेखक के साथ हुआ कि इनकार कर चुके थे, अब तो आत्मसम्मान निभाने की बारी है, इसलिए आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। तो उत्तर दिया कि बिला शौक फरमाए, कृपया आप ही खीरा खाए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयुक्त से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। सतृष्ण कि मैं इनको खाए जाऊं, इतनी लालसा, इतनी इच्छा, मगर करे तो क्या करे। दुविधा में नवाब साहब कि शहर के एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति के सामने लखनऊ का नवाब खीरे जैसी नाकुछ चीज को खाए तो नवाबी कहाँ रह जाएगी। ये सोचकर बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। क्या किया जाए, दीर्घ निश्वास, लंबा श्वास लिया।
खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। इतना स्वाद खीरों में कि आंखें बंद हो गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया, सूंघा। हाँ, क्या स्वाद है। लखनऊ का वालम खीरा है और खिड़की के बाहर। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खीरे की फांक को बाहर छोड़ते रहे। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। देखा, मैंने खा लिए खीरे। मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका कि हम खानदानी लोग हैं, रईस लोग हैं, अमीर लोग हैं, ऊंचे खानदान के हैं, नवाबी नस्ल के हैं। हम लोग आपकी तरह थोड़ी खाते हैं, मुंह में ले जाओ और चबाओ और फिर अंदर ले जाओ। नो, हमने तो सूंघ लिया, खाना बन गया। हाँ बन गया, थाली ले आओ, बहुत अच्छा खाना बना है, चलो पेट की भूख शांत होगी, ले जाओ। हम तो ऐसे खाते हैं, ये दिखा रहे हो मानो। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। ये भी व्यंग है। कौन सा तो खीरे का इस्तेमाल किया उन्होंने और किससे वो थक गए जो उनको नींद आ गई हो। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम का मतलब सम्मान में, सिर ठोक देना पड़ा। क्या यह है खानदानी तहजीब तरीका कि खानदानी लोग ऐसे खाते हैं? नफासत और नजाकत कि खानदानी लोगों के खाने का तरीका, उनका आचरण और उनकी शिष्टता इस प्रकार की है। हम गौर कर रहे थे, लगातार लेखक तो गौर कर रहा है, कनखियों से देख रहा है। खीरे इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। कि जैसे अगर हलवा घर में बन रहा है और अच्छी सुगंध आ रही है तो ये एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर है, भाववाचक तरीका। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि अच्छी सुगंध का भाव ये हो सकता है कि बढ़िया पकवान बन रहे हैं, मगर सुगंध मात्र से क्या पेट की भूख शांत हो सकती है? उदर की तृप्ति संभव है? परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है मात्र सूंघने मात्र से? शादी विवाह में जाओ और टेंट के अंदर सामान को सूंघ लो, आ जाओ घर पर हलवा बना लो, सूंघ लो 5-4 दिन तक और ठीक है, चलता रहेगा काम। क्या इससे पेट की भूख शांत हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, लो, सबसे बड़ी बात तो ये, पेट की भूख शांत नहीं हुई है, अब तो डकार भी आ गई है। और मानो नवाब साहब ने नहीं कह ही दिया। उठे नवाब साहब डकार के साथ ही और लेखक से कह रहे हैं, खीरा लजीज होता है, स्वाद तो होता है, पर होता है शकील, भारी भरकम, नामुराद, न चाहते हुए भी मैदे पर बोझ डाल देता है, पाचन शक्ति पर वजन डाल देता है। पाचन शक्ति स्ट्रोंग चाहिए खीरे को पचाने के लिए, ये कह रहे हैं, जबकि खाया है ही नहीं, सूंघ कर फेंका है, डकार आई है, उधर की तृप्ति संभव है। ज्ञान चक्षु खुल गए, लेखक कह रहा है, ज्ञान रूपी आंखें खुल गई। कैसी? ये है नई कहानी के लेखक। तो बेचारे नई कहानी के लेखकों को आप उलाना दे रहे हो कि आपकी कहानी में कथ्य नहीं है, घटना नहीं है, कथन नहीं है, कथानक नहीं है, पात्र नहीं है, चरित्र चित्रण नहीं है, बिना ही मतलब नई कहानी के लेखक मुझे आज मिल गए डिब्बे के अंदर। कैसे? खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर डकार आ सकती है, तो क्या बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्र, मात्र लेखक की इच्छा मात्र से ही नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? इसलिए लेखक ने प्रस्तुत व्यंग के माध्यम से 2 चीजों पर व्यंग किया है। नंबर 1, नई कहानी के संबंध में। नंबर 2, पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हुए कि लोग बनावटी जीवन शैली जीने के आदी हो गए हैं, जो कि कहीं से भी यथार्थ नहीं है, वास्तविक नहीं है। इससे मानवता का, इससे लोगों के बीच में सौहार्द का
किसी भी तरीके से विकास नहीं हो सकता है। और जो लोग दिखावे की संस्कृति जी रहे हैं, ये दिखावे की संस्कृति कहीं न कहीं व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। तो लखनवी अंदाज के माध्यम से या लखनवी अंदाज व्यंग रचना के माध्यम से लेखक ने